बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं तसाब उसामा तैयब के साथ। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने जो दौरा किया चीन का, उसको कामयाब और तारीखी करार दिया। इससे उन्होंने सहाफ़ियों से जो गुफ्तगू की उनमें कहना था कि ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़म हकीकी होना चाहिए। इसके ऊपर हम बात करेंगे। उनकी बदलती हुई स्टेटमेंट्स किस तरह से जंग बंदी के अमल को मुतासर कर सकती हैं, मुज़ाकरात के अमल को जो है वो उसके ऊपर असरअंदाज हो सकती है। इस पर हम बात करेंगे। मोहसिन नकवी साहब के दौरा ईरान को डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। पाकिस्तान की कोशिशें मज़ीद तेज़ होती नज़र आ रही हैं, जिसके अंदर हम देख रहे हैं कि इसका एतराफ़ न सिर्फ ईरान बल्कि अमेरिका भी कर रहा है। इसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जावेद बलोच साहब, सीनियर तजज़ियाकार हैं। जावेद बलोच साहब, आपका बहुत शुक्रिया। ब्रिगेडियर लियाकत तूर साहब हमारा साथ दे रहे हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका शुक्रिया। शाहजाद फारूकी साहब लाहौर स्टूडियो से मैं ज्वाइन किए हुए। शाहजाद साहब, आपका शुक्रिया, आपने वक्त दिया। बिलाल इफ्तिखार साहब माहिर आलमी अमूर हमारे साथ मौजूद है, उनका शुक्रिया। मैं जावेद बलोच साहब आपसे स्टार्ट करता हूँ और आपसे जानना चाहूँगा किस तरह से देख रहे हैं आप जो चीन का दौरा किया, जिसके अंदर खासकर ताइवान के बारे में बात की कि हथियार फराहम करने की अभी मंजूरी नहीं दी, कोई तनाज़ा नहीं होने जा रहा। शुक्रिया उसामा। बात यह है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो प्रेसिडेंट हैं जो इस वक्त आइसोलेटेड है पूरी दुनिया में। यूरोप उनका मुखालिफ है, अमेरिका के अंदर उनकी मुखालफत है, कांग्रेस में उनकी मुखालफत में बात हो रही है। अमेरिकी अवाम जो है उनके खिलाफ जो है वो एहतजाज कर रही है। इस जंग को जो ईरान पर उन्होंने बमबारी की, तबाहकारी की, उसको जस्टिफाई नहीं कर पा रहे। और इस सूरत हाल में कि जहां पूरी दुनिया जो है वो उनको तंजीद का निशाना बना रही है, उनसे सवाल कर रही है कि आपने ये जंग शुरू क्यों की। तो इस सूरत हाल में चीन का दौरा होना जो है उनके लिए एक आप कह लें कि जो है वो एक रिलीफ की कैफियत बनती है। ये सवाल नहीं है कि ये दौरा कामयाब रहा या नाकाम रहा। सवाल ये पैदा होता है कि इस दौरा का फायदा जो है वो किसको हुआ है। क्या अमेरिकी प्रेसिडेंट को तो इस दौरा का फायदा हुआ है या प्रेसिडेंट शी को फायदा हुआ है। तो देखा जाए तो अमेरिकी प्रेसिडेंट को जो है वो एक रिलीफ का जो है वो एक सांस मिला है कि वो एक बड़े मुल्क का दौरा करके आए हैं और बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट के साथ उनकी बातचीत हुई है। वो इस दौरा में जो है वो क्या खोया क्या पाया। आई थिंक प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो बगैर कुछ पाए ही जो है वो वापस आ गए हैं। ताइवान की सूरत हाल जो है वो आपके सामने थी। ताइवान पे जो है वो प्रेसिडेंट शी का जो मौकफ है वो आपके सामने है। बिल्कुल उन्होंने कुछ किसी किस्म का ये लचक मुजाहरा नहीं किया। जो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ी एक ट्रेड डील जो है वो होने वाली है चीन के साथ अमेरिका की, हमें कहीं नजर नहीं आया कि कोई प्रेसिडेंट ट्रंप ने कोई बात की हो कि वो एक बड़ी डील करके आ रहे हैं या कोई बड़ी डील होगी या कोई एमओयू जो है वो सारे। तो ना प्रेसिडेंट शी की तरफ से जो है ये बात की गई है कि कोई अमेरिका के साथ इवन जो गिफ्ट दिए गए थे, इतना ट्रस्ट डेफिसिट था इस दौरा के दौरान उसामा के आपके सामने है कि जो चाइना की तरफ से गिफ्ट थे, जो चीजें थी, जो कार्ड से जो सारे वो उन्होंने एयरफोर्स वन के तियारा में जो है ले जाना गवारा नहीं की और वहीं पे जो है वो छोड़ के तो वापस आ गए हैं। तो ये सूरत हाल है। जब आपने हरमज की आपने देखा कि चीन में बात हुई, ये दौरा जो है वो इस दौरा पर ईरान की जो सूरत हाल है, ईरान की जो जंग है वो छाई हुई नजर आ रही थी। दो इशू थे, एक ईरान का इशू था, एक ताइवान का इशू था। ये दोनों इश्यूज जो है वो छाए रहे। अपना हरमज का इशू था, प्रेसिडेंट शी की तरफ से भी ये कहा गया कि अपना हरमज खोलनी चाहिए, लेकिन अपना हरमज खोलने के लिए सबसे बड़ा जो रुकावट है वो तो अमेरिका है। इससे पहले तो अपना हरमज पे कोई मसला नहीं हुआ था। तो इसलिए उन्होंने एक पैगाम भी दिया है अमेरिका को कि अपना हरमज पे जो ब्लॉकेज है, जो रुकावटें हैं उसको दूर होना चाहिए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक एक रिलीफ की कैफियत थी प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए, जिन्हें जो फेस सेविंग की तलाश में हैं बार बार बिल्कुल कहते ठीक हैं है। कि बलोच साहब, वापस आता हूँ मैं आपकी तरफ। ब्रिगेडियर लाके तूर साहब, सर ये बताइएगा, कहने वाले कहते हैं कि ईरान के मामले पे कुशन मिला अमेरिका को चाइना की तरफ से और ताइवान के मामले पे अमेरिका को, इसमें कितनी हकीकत है सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये दो बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान एक मुलाकात थी सरबराहों की, और अमरीकी सदर गए बीजिंग और चीनी रहनुमाओं से मुलाकात की।
और इसके नतीजे में कोई ऐसी बात सामने नजर नहीं आई कि चीन ने उनकी जो कुछ उन्होंने किया है ईरान के साथ उसको चीन ने कोई अप्रूवल दिया हो। चीन ने जिस बात से इत्तेफाक किया वो ये था कि ईरान के पास न्यूक्लियाई हथियार नहीं होने चाहिए, लेकिन इसके ज़िम्न में ये बात समझ में आने वाली है कि अगर ईरान के पास नहीं होने चाहिए तो फिर इसराइल के पास भी नहीं होने चाहिए। अमेरिका इस तरफ नहीं आता, लेकिन ये बात तो बिल्कुल जिसको ऑब्वियस कहते हैं, जाहिर है, ये बात बिल्कुल साफ नजर आती है कि अगर असूल ये है कि किसी और ताकत के पास ये एटम बम ना हो और छोटे मुल्क जो हैं ये मत बनाए एटम बम, जो दुनिया में बन गए हैं उनको कबूल किया जाए, जो कबूलियत पा चुके हैं। तो इसराइल ने तो अभी तक डिक्लेयर भी नहीं किया। इसराइल ने सिर्फ धमकियां दी हैं और ये सबको पता है कि उसने धमाके कर लिए हैं, वो अंडरग्राउंड ही सही, और उसके पास न्यूक्लियाई ताकत है और उसकी न्यूक्लियाई ताकत पर किसी ने आज तक, बड़ी ताकतों में नेटो ने खास तौर पे एतराज नहीं किया। जो कुछ इसराइल ने किया है मशरिक वस्ता के अंदर वो सबके सामने है। तौसीक पसंद मुल्क है, खुलेआम कहता है ग्रेटर इसराइल बनाएंगे और दूसरों की ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, फ़लस्तीनियों की ज़मीन पे कब्जा करके उसको निकाल चुके हैं। तो इस मामले में कोई बड़ी स्टेटमेंट चीन की तरफ से इसराइल की कार्रवाइयों को मंजूरी देती हुई नज़र नहीं आई। अमेरिका ने चीन के साथ मुलाकात कर ली। ताइवान का झगड़ा है जो मेरा ख्याल है चीन की तरजीहों में सबसे ऊपर ज़रूर होगा और उसके लिए अमेरिका को ये कबूल करना पड़ेगा कि ताइवान के ऊपर उनका हक है चीनियों का, और वो एक बैनुल-अक़वामी मुआहदे के तहत है और ताइवान चीन को मिलना ही मिलना है। लिहाजा ये जो इस वक्त सूरत हाल है ईरान की, उसमें अमेरिका मौजूद है मशरिक़ वस्ता के अंदर अपनी पूरी ताकत और डेल डोल के साथ, और वो जारहियत कर चुका है इराक पर, लीबिया पर, शाम पर और अब ईरान पर। इसके अलावा वो अपनी जो बेसिस हैं उसकी इस इलाके में मौजूद हैं। तो ये चीज़ जो है कि मशरिक़ वस्ता के ऊपर अमेरिका की बारादस्ती बन जाए, उनकी हेजमनी कायम हो जाए इस इलाके के अंदर, और उनके गुमाश्ते इजराइल की तमाम कार्रवाइयाँ जो हैं उसको दुनिया कबूल कर ले, ऐसी कोई बात नज़र नहीं आई कि चीन ने इसको बिल्कुल सही, कबूलियत देने की। बिल्कुल तो ठीक है। ये इसका मतलब ये हुआ कि जो मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उसमें अमेरिका को अब जल्दी वहाँ पर अमन के क़याम का बंदोबस्त करना चाहिए, वरना चीन ही नहीं रूस भी उनकी हेजमनी की कोशिश पर मोतरज़ है और इसके खिलाफ कोई ना कोई कार्रवाई हो जाएगी अगर अमेरिका ने यहाँ पर अपनी फ़ौजें कायम रखी और इस इलाके के ऊपर अपनी हाकमियत इसराइल के ज़रिए ही मुसल्लत करने की कोशिश की गई। तो वो जो पहले मैं कह रहा था कि इस इलाके के अंदर ये जो पानी है अपने हुर्मुज़ के और खलीज फ़ारस के और बहरा अरब के, इनके अंदर एक ऐसा भंवर बन रहा है जो बड़ी ताकतों को अपने अंदर खींचकर तीसरी जंग अज़ीम के आगाज़ का सबब बन सकता है, और ये आलमी अमन के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इस ख़तरे को दूर कर देना चाहिए, और ये ख़तरा दूर तब भी हो सकता है जब इस इलाके में अमन कायम हो जाए। अमन कायम करने के लिए ज़रूरी है कि कोई बैरूनी ताकत यहाँ आकर अपनी मर्ज़ी को मसलत मत करे, और ये फ़लसफ़ा ही गलत है कि दूसरे छोटे मुल्कों को एटमी क़ुव्वत हासिल करने से रोकने के लिए बड़ी ताकतें बॉम्बिंग का इस्तेमाल करें। ये अक़वाम मुत्तहिदा और बैनुल-अक़वामी क़वानीन के खिलाफ बात है। आप किसी दूसरे मुल्क को जबर और बॉम्बिंग के ज़रिए अपनी बात मनवाने पर मजबूर नहीं कर सकते। जो कुछ किया है, जो वहाँ पर शहादतें हुई हैं, उसके लिए अमेरिका को जवाबदेह होना पड़ेगा, और अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम ऐसा है जिसको रिवाइव करना चाहिए अगर दुनिया तीसरी आलमी जंग की मुसीबत से बचना चाहती है। बिल्कुल सही है। पहली और दूसरी आलमी जंगों के अंदर करोड़ों इंसान जो थे वो जाँ बहक हुए और बहुत तबाही हुई। जर्मनी बिल्कुल तबाह होकर रह गया।
उसके साथ ही यूरोप में भी बहुत बड़ी तबाही हुई। लेकिन फिर अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम बना और उस फोरम के ज़रिए दुनिया ने कोई 70-80 साल चैन के गुजार लिए और कोई बड़ी जंग नहीं हुई। लेकिन ये सूरत हाल अब ख़राब हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा का फोरम जो है वो बिल्कुल बेकार हो गया है, उज़्व मुअत्तल बन गई है। अक़वाम मुत्तहिदा इसको जगाना होगा और इसको जगाने के लिए ज़रूरी है कि इसका जो चार्टर है उसकी पाबंदी की जाए। बिल्कुल ठीक है सर, मैं और वापस आपकी तरफ आता हूँ। ब्रिगेडियर साहब बिल्कुल ठीक है, फारूकी साहब बताइएगा आप ताइवान के मामले पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ताइवान का मामला असूली तौर पर तो पहले से तयशुदा है, उस पर किसी को कोई इबाहम पैदा करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन चूँकि यहाँ पे एक पावर पॉलिटिक्स चल रही है इस खित्ते के हवाले से, और चाइना को थ्रेट किया जाता है ताइवान के हवाले से, आबनाए मलाका के हवाले से, आबनाए मलाका को भी ब्लॉक करने की बातें होती हैं जब कभी कोई इस तरह की बात होती है कि चाइना का जो रूट है उसको भी बंद किया जाए। तो ये बेसिकली आलमी जो शतरंज की बिसात है उस पर चीज़ों को बैलेंस करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कभी आप इसराइल को आगे करते हैं तो कभी आप बरतानिया को आगे करते हैं, कभी आप ताइवान का नाम लेते हैं तो कभी आप यूक्रेन का नाम लेते हैं। तो ये मुख्तलिफ बड़ी ताकतें जो हैं वो बाकी छोटे ममालिक को अपने चेस पीसेस की तरह इस्तेमाल करते हैं, मोहरों की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो ये ताइवान का मामला ऑब्वियसली उसके हवाले से तो एक एग्रीमेंट हो चुका हुआ है और उसकी अब मियाद पूरी होने वाली है, और उस एग्रीमेंट के पूरे होने के बाद असूली तौर पर इसको चीन के साथ चले जाना चाहिए। अब अगर अमेरिकी सदर उस पर खड़े होकर कहते हैं कि मैं उनको असला बेचूंगा, तो वो बेसिकली रूसी सदर को जब कहते हैं कि वो यूक्रेन में जंग बंदी करो और ये करो और वो करो, तो वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि इसराइल और मैं जो कुछ ईरान में कर रहे हैं या कहीं और कुछ कर रहे हैं तो आप अपनी आंखें बंद कर लें, मैं मेरा जायज़ है। तो ये बेसिकली बैलेंसिंग एक्ट हुआ करते हैं इस तरह की बातें करने। ताइवान के हवाले से मुझे कोई शक नहीं है, और चाइना जिस तरह से दानिशमंदी और हिकमत से आगे बढ़ रहा है और वो खामोश डिप्लोमेसी के ज़रिए अपने हमायती पैदा कर रहा है पूरी दुनिया के मंजरनामे पे, मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सीरियस थ्रेट या कोई सीरियस चैलेंज होगा इस हवाले से। बिल्कुल सही है। बलोच साहब, मैं सेम सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ कि इतने ट्रस्ट डेफिसिट के बाद किस तरह से मुज़ाकरात जो है वो उसका अमल संजीदगी से आगे बढ़ेगा? देखें, ये ट्रस्ट डेफिसिट जो है ये आज का नहीं है, और ये तनाज़ा जो है वो ईरान के साथ अमेरिका का आज का नहीं है। ये 47 साल का तनाज़ा है, और इसमें आपने देखा कि जो इससे पहले एग्रीमेंट हुआ था उसको भी होते होते जो है वो 5 से 6 साल लग गए थे। ये कई बार जो है वो ड्राफ्ट बने, कई बार जो है वो ड्राफ्ट फाड़े गए, कई दफ़ा जो है फिर जाके प्रेसिडेंट ओबामा के साथ जो है ये हुआ था एग्रीमेंट, और जिसे अंडू किया अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, और फिर उसके बाद ये बमबारी वगैरह जो है शुरू होगी। तो पाकिस्तान बीइंग अ सालिस जो है वो जो है वो कोशिशें तो कर रहा है, लेकिन आप ये भी नोट रखें कि सालसी जो है वो कोई आसान काम नहीं है। ऐसे ऐसे मुल्कों के दरमियान जिनके माबैन जो है वो 47 साल से एक तनाज़ा चला आ रहा है, और उस तनाज़ा को लेके एक जंग हुई, और जंग के दौरान जो है सीज फायर करवाना और सीज फायर करवा के जो है वो आगे बात बढ़ाना और सालसी करना। अब जारी बात है सालिस का काम मुश्किल है। स्पॉयलर्स हैं दरमियान में। इसराइल नहीं चाहता कि मुज़ाकरात हों, इसराइल नहीं चाहता कि ये बातचीत आगे बढ़े और अमेरिका और ईरान के कोई एग्रीमेंट हो। तो इसलिए अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो अब इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि उन्हें अब फेस सेविंग चाहिए। वो बार बार कहते हैं कि मैं बमबारी कर दूंगा, वो बार बार कहते हैं कि मैं जो है वो फाइनल अब एक हमला करने वाला हूँ, लेकिन जो है वो कुछ होता नहीं है। उनकी सुबह स्टेटमेंट और होती है, शाम को और होती है, फिर उसके बाद जो है अगले दिन और होती है। तो इस सूरत हाल में जब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो फेस सेविंग के चक्कर में है, जारी बात है उन्होंने, ये मामूली जंग नहीं थी ईरान के साथ, बहुत बड़ी जंग थी जिसमें अमेरिकी कौम के जो है वो 40 से 50 अरब डॉलर जो है वो खर्च हुए हैं, और जो है वो असला जो जखीरा था असला का पेट्रियट मिसाइल से उनका वो बताते हैं कि 40% से ज़ायद जो है वो सारा असला खत्म हो गया। तो उसको जस्टिफाई करना है अमेरिकी प्रेसिडेंट ने। फिर आगे मिड टर्म इलेक्शन आ रहे हैं, उन्होंने इलेक्शन में जाना है, पब्लिक को फेस करना है। तो ये सारी सूरत हाल अगर हम देखें सामा, तो इस वक्त जो है वो
अमेरिकी प्रेसिडेंट को एक फेस सेविंग चाहिए, एक कागज का एक टुकड़ा चाहिए, एक एग्रीमेंट चाहिए कि वो अपनी कौम को जाकर बता सकें कि मैंने प्रेसिडेंट ओबामा से अच्छा बेहतरीन एग्रीमेंट किया है। तो अब वो बेहतरीन एग्रीमेंट जो है वो क्या हो सकता है? जो यूरेनियम की बात की जा रही है, जब ओबामा के साथ जो है वो हुआ था, ये एग्रीमेंट हुआ था, तो उस वक्त कहा जाता है कि 8,000 से जायद ये यूरेनियम अफसुदा थी, उसको भी ठिकाने लगाया गया था। लेकिन अब तो 400-450 का फिगर आ रहा है। तो इसलिए अब सूरत हाल जो है ये इस ट्रस्ट डेफिसिट रहेगा। अगर एग्रीमेंट हो भी जाता है तो ट्रस्ट डेफिसिट तो रहेगा, वो तनाज़ा जो है वो रहेगा। लेकिन अब फेस सेविंग का चक्कर है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट जो है उससे उन्हें एक ऐसा एग्रीमेंट चाहिए जिसको वो राइट, बता सके, अपनी बिल्कुल सही, दुनिया को बता सके एक बेहतरीन एग्रीमेंट है। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब, जो अभी बात कर रहे हैं बलोच साहब, अग्रीमेंट की सूरत में जो एक विनर का टाइटल चाहिए अमेरिका को, आप समझते हैं कि वो टाइटल उनको मिल जाएगा? जी, जो बात वो कर रहे हैं कि अमेरिका की ख्वाहिश ये है कि अब कोई एग्रीमेंट हो जाए, और ईरान की ख्वाहिश भी यही है कि कोई एग्रीमेंट हो जाए, लेकिन उस एग्रीमेंट तभी होगा जब दोनों अपनी जो हार्ड लाइंस हैं उनसे पीछे हटेंगे। कुछ ईरान अकोमोडेट करेगा अमेरिका के मुतालबात को, और कुछ अमेरिका को मानने पड़ेंगे जो ईरान के जायज़ मुतालबात हैं। पाकिस्तान इसमें सालिसी कर रहा है और बड़ा अच्छा काम किया है पाकिस्तान ने। जो सीज फायर हुआ और जिसके ज़रिए अमन कायम हुआ इस इलाके के अंदर, वो अमन अभी तक मौजूद है, वो सीज फायर टूटा नहीं। और ये इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान की सफारतकारी कामयाब है। अब दोनों जो मुतहारिब फरीकैन हैं, उनकी ख्वाहिश है कि उनको इस मसले से निकलने का कोई इज्जत वाला रास्ता मिल जाए। अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए, ईरान को भी कोई ऑनरेबल एग्रीमेंट चाहिए जिसमें उसकी जो आप कहें कौमी तशख़्ख़ुस है उसको ठेस ना पहुँचे, उसको नुकसान ना पहुँचे, और अवाम के सामने उनकी हुकूमत जो है उनको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। यही सूरत हाल अमेरिका की भी है। अमेरिका को भी फेस सेविंग चाहिए। इसराइल तो उसकी हैसियत महज अमेरिका के गुमाश्ते की है, वो वही करेगा जो अमेरिका उसको हुक्म देगा, क्योंकि उसकी अपनी हैसियत तो वो एक फ़लस्तीन के ऊपर काबिज़ हैं। और नहीं ब्रिगेडियर साहब, इस दफा तो ज्यादातर राय ये आई है कि इजराइल के कहने पे अमेरिका ने जो है वो इस जंग का आगाज किया। तो एक कंफ्यूजन ये लगता है कि गुमाश्ता जो है वो इसराइल नहीं है, बल्कि अमेरिका इसराइल का गुमाश्ता लगता है। जी, बहरहाल वो बात भी सही है, उनका कंट्रोल है इकोनॉमी पर, और वो एक लिहाज से अमेरिका में सिचुएशन को डिक्टेट करते हैं। लेकिन अगर तस्वीराती ताकत को देखा जाए, स्ट्रेटेजिक पावर जिसे कहते हैं, तो वो तो अमेरिका की है। उसी पावर के बलबूते पर इजराइल खड़ा है, और इजराइल की जो हरकतें हैं उनको अप्रूवल अमेरिका से मिलता है, तभी वो ये हरकतें कर सकता है। वरना अगर अक़वाम मुत्तहिदा वीटो पावर अमेरिका यूज़ ना करे, अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो इजराइल के ख़िलाफ़ अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर इंतज़ाम फ़ोर्स इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दे, तो इजराइल की क्या हैसियत होगी। इसलिए हकीकत यह है कि इजराइल अमेरिका का गुमाश्ता है, उनका बिठाया हुआ आप कह लें कि एक कारिंदा है, जो इलाके के अंदर उसने अपनी फ़ौजी बर्तरी इन्हीं बड़ी ताकतों के सपोर्ट से बनाई हुई है। नेटो ने हमेशा उसकी सपोर्ट की, और अमेरिका ने तो जंगों के दौरान एमरजेंसी लिफ्ट किए वेपन्स, जो 67 की वॉर में भी किया, 73 की वॉर में भी किया, और 73 की जो वॉर थी उसके अंदर इजराइल को वो नक्शे दिए जिनकी मदद से उनकी फ़ौज ने अमेरिका वो जो अमेरिकी नक्शों की मदद से इजराइल ने जो फतह हासिल हुई थी मिस्र को, उस फतह को शिकस्त में बदल दिया। वो नक्शे को सैटेलाइट पिक्चर्स अमेरिका ने दी थी इजराइल को, और फिर एमरजेंसी लिफ्ट भी की थी टो मिसाइलों की। तो ये तो सारी दुनिया को पता है कि इजराइल को किस हद तक अमेरिका की सपोर्ट हासिल रही है, और इसीलिए वो अपने साथ के तमाम ममालिक के ऊपर जारहियत कर चुका है। बिल्कुल सही। इस वक्त भी लबनान पे जारी है, तो उसके खिलाफ अक़वाम मुत्तहिदा को कार्रवाई करनी चाहिए।
वो कार्रवाई इसलिए नहीं हो सकती कि अमेरिका वीटो पावर यूज कर लेता है अपनी हर मर्तबा। बिल्कुल ठीक है बिलाल। अमन जो जी है जी जी। उसके उसके मुतजलजल होने की कि अक़वाम मुत्तहिदा को बिल्कुल नकारा बना दिया गया, बिल्कुल ठीक है उसकी कोई हैसियत नहीं रही। बगैर अक़वाम मुत्तहिदा से बात किया अमेरिका ने अभी ईरान पे हमला किया, इसराइल को पहले हमले का इशारा किया, और फिर इसराइल के इस आर्गूमेंट पर कि हम वो जो उनकी एटमी सलाहियत है उसको बर्बाद नहीं कर सके, अमेरिका खुद बॉम्बिंग करने आ गया। और ट्रंप ने स्टेटमेंट दे दी कि हमने बॉम्बिंग कर ली है और हमने दुनिया के सबसे हैवी और ख़तरनाक बम इस्तेमाल किए हैं, और इस जो ईरान की फौजी वो एटमी कुव्वत है उसको ख़त्म कर दिया है, लिहाजा अब अमन हो जाना चाहिए और ईरानी बड़े अच्छे लोग हैं। ये तो ट्रंप की स्टेटमेंट थी। लेकिन फिर इनको ख्याल आ गया, शायद इजराइल ने बताया कि नहीं जी वो तो ख़त्म नहीं हुई, राइट साहब, लिहाजा दोबारा कार्रवाई की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। तो ये जो सूरत हाल है, इससे दुनिया के अमन को सबसे बड़ा खतरा इस वजह से है कि अक़वाम मुत्तहिदा को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया और वो एक बेकार ऑर्गेनाइजेशन बन के रह गई, उसकी कोई हैसियत नहीं है। बड़ी ताकतें जो मर्जी करें वो कर सकती हैं, लेकिन इसकी एक ज़िमनी बात है, वो ये है कि जब इस किस्म की सूरत हाल होगी तो फिर दूसरी बड़ी ताकतों को भी हक हासिल हो जाएगा कि वो भी अपनी मर्जी के लिए अपने बिल्कुल ठीक है सर। नाज़रीन यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, वापस आएंगे इसी मौजू पे मजीद बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। बिलाल इफ्तिखार खान साहब ये बताइएगा कि जो ब्रिक्स के वज़राए ख़ारजा इजलास के अंदर जिस तरह से भारत ने थोड़ा सा हमारा इमेज उसके ऊपर बात करने की कोशिश की, जिस तरीके से आप समझते हैं कि ईरान की स्टेटमेंट ने वॉश आउट कर दिया सारे मामले को, और साथ ही साथ अमेरिका तो भी मल्टीपल टाइम्स ये कह चुका है कि पाकिस्तान बड़ी संजीदगी से सुलह के लिए, मुज़ाकरात के लिए कोशिशें कर रहा है। जी, पहले तो मैं ये कहता चलूं कि इंडिया से अभी तक जो है हजम नहीं हो पा रहा है जो उनके साथ पिछले साल मई की उस झड़प के अंदर, 4 दिन की झड़प के अंदर जो कुछ हुआ है। और यही वजह है कि आप जितना इमेजिन कर सकते हैं उससे बहुत ज्यादा इंडियन मीडिया, इंडियन लीडरशिप जो है वो बातें कर रही है पाकिस्तान के हवाले से। और बजाते खुद मुझे तो तरस आता है कि एक बड़ा मुल्क है जो अपना मजाक जो है वो बना रहा है। कल आपने देखा ये इराकी साहब से जिस तरीके से सवाल पूछा गया, फिर उन्होंने जिस तरीके से सेटिस्फाई नहीं किया, तो वो सबके सामने एक तरफ आप ईरान के साथ जो है दोस्ती की बातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आपकी हालत ये है कि ईरान पे जो हमला हुआ इसराइल कर रहा है, और ब्रिक्स के प्लेटफॉर्म से क्योंकि इंडिया के पास सरबराही है तो वो उसको जो है फिल्टर आउट कर रहा है, उसका जिक्र ही नहीं कर रहा है। तो मामला तो सबके सामने आया। और मेरा अपना जहाँ तक ख्याल है, जो मेरी असेसमेंट है, अभी आप चाइना की विजिट की बात कर रहे थे, ये तो बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शनल किस्म की जो है विजिट थी, जिसके अंदर जो ट्रंप है उसे मिड टर्म इलेक्शन नजर आ रहे थे, और दूसरी तरफ सदशी जो है एक प्रश्न बना रहे थे। जी बिलाल साहब, आपके आई गेस ऑडियो के अंदर इशू आ रहा है। शहजाद फरूकी साहब, मैं थोड़ा सा चाहूँगा कि मुझे भारत के उस पर जो ज़ाहिर है कि उनका जो हाल हो रहा है इस वक्त, और जिस तरह से वो कोशिश कर रहे हैं, कोई मौका मिले वहाँ पे वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आप समझते हैं कि अब दुनिया इन पे कान नहीं धरेगी? देखिए, मैं हमेशा से ये कहा करता हूँ कि भारत का मसला ये है कि वो पाकिस्तान सेंट्रिक होके जब बात करता है तो वो अपना मजाक खुद उड़वा लेता है। उसका साइज़ बड़ा था, उसकी आबादी बड़ी थी, उसकी मार्केट बहुत बड़ी है, और वो तो अपने आप को दुनिया के बड़े प्लेयर्स में शुमार करता था। अनफॉर्चुनेटली पिछले साल जब पाकिस्तान के साथ उसका मैच पड़ा, उससे पहले वो सब गुडी गुडी था, वो बहुत ऊंची हवा में उड़ रहे थे। नरेंद्र मोदी कहते थे कि हमारी 56 इंच की उसकी छाती है, अब वो 56 इंच की छाती भी नज़र नहीं आती। अब उनको ऐलान करने पड़ रहे हैं कि जी सोना ना ख़रीदें और ये ना करें और वो ना करें। अरे भाई, आपकी 80 करोड़ की आबादी जो है वो हुकूमती इमदाद के ज़रिए राशन की इमदादी कीमतों पर आप उनको राशन प्रोवाइड करते हैं। आपने अपने गोल रखे हुए हैं, अपने हमसाया ममालिक के साथ आपने ख़राब तल्लुकात आपने नेपाल के साथ बिगाड़ी हुई है, आपने चाइना के साथ बिगाड़ी हुई है, आपने श्रीलंका के साथ बिगाड़ी हुई है।
आपने पाकिस्तान को भी नहीं छोड़ा है। तो अब आप मुझे बताइए कि एक ऐसा मुल्क जो चारों तरफ अपने तल्लुकात ठीक नहीं रखता, आवाम के अंदर बेचैनी और बदहाली है, आप वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ऐसी ऐसी कार्रवाइयाँ करते हैं। आपने बंगाल के इलेक्शन में 90 लाख के करीब वोटर्स जो हैं उनको आपने वोट देने के हक़ से निकाल बाहर किया। आप जो निचली ज़ातें हैं उनको उनके हकूक़ देने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि तमिलनाडु का जो सीएम था उसको हलफ उठवाने में भी आपको तामुल था और आप चाहते थे कि वहाँ पे भी आपकी हुकूमत बन जाए। आपने मनूवर करके ये इलेक्शंस उन इलाकों में भी जीते। आपने दिल्ली पर भी कब्जा किया जो कभी आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी नहीं रहे, जहाँ पे कभी आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं था। आप ताकत के जोर पर पूरे हिंदुस्तान को फतह करने निकले हैं और आप एक सिंगल पार्टी हुक्मरानी की तरफ जा रहे हैं। अब वो दिखाई ये पड़ता है कि भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है कि कांग्रेस समेत बाकी तमाम जो कुव्वतें हैं जो कि जमहूरियत और सेकुलरिज्म की अलामत समझी जाती थी या कम से कम बात करती थी या किसी हद तक अपनी अक़लियतों को कुछ न कुछ हकूक़ देती थी, तो वो अपने अमल के साथ ये सारी दुनिया को बता रहा है कि यहाँ पर हिंदुओं के अलावा किसी के रहने की जगह नहीं है, उनके किसी के कोई हकूक़ नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से वो एक दुखती राग है, एक उसकी आप समझिए कि एक चिड़ बन गई है और सदर डोनाल्ड ट्रंप बार बार उनको चढ़ाते हैं। उन्होंने कहा 4 तैयारे, फिर कहा 6 तैयारे, फिर कहा 7 तैयारे, अब 11 तैयारों तक बात चली गई है। अब वो मज़ीद कुछ और मंगवाना चाह रहे हैं, पाकिस्तान का मुकाबला करने के लिए अपनी दफ़ाई सलाहियत को बढ़ाना चाहते हैं। और भाई जो कुछ आप दफ़ाई सलाहियत को बढ़ाने के लिए ख़र्च कर रहे हैं, मेहरबानी करें अपने लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करें, ताकि पाकिस्तान के फ़ौजी बजट पर भी दबाव थोड़ा सा कम हो। पाकिस्तान भी वो पैसे जो सिर्फ़ और सिर्फ आपके ख़तरे को मद्देनज़र रखते हुए हमें ख़र्च करने पड़ते हैं, हम उसमें भी कोई गुंजाइश निकालें, आवाम की ज़िंदगी को बेहतर करें। साउथ एशिया में ओवरऑल सार्क तंजीम को आपने उज़्व मोतल बना रखा है, तो आप सुलह और आशती का कोई रास्ता निकालें जिसमें ये इस इलाके में जो 2-2.5 अरब के करीब जो आबादी है जिसमें चाइना भी शामिल है, तो आप मुझे बताइए कि उनकी ज़िंदगी आसान करने की बजाय आप दिन ब दिन मुश्किल करते जा रहे हैं और ये मुश्किल आपकी ख़ुद की पैदा करता है। तो ऐसे में पाकिस्तान के साथ भारत को मुकाबला करना ही जेब नहीं देता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब वो उस मकाम पर अपने आप को ले आया है कि अब पाकिस्तान आलमी दुनिया को बड़ा दिखाई देता है, उसकी अस्करी क़ुव्वत भी दिखाई देती है, उसकी तस्वीराती अहमियत भी अब पूरी दुनिया मानती है। अब वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका जैसी सुपर पावर की सालसी करवा रहा है, तो ऐसे में भारत कहीं सीन पे नज़र नहीं आता। तो अब वो जो उनको खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, तो अब वो इस किस्म की कोशिशें करते हैं, कभी ब्रिक्स के प्लेटफार्म पर और कभी इधर और कभी उधर। तो अब ऐसी हरकतों के साथ उनको हासिल कुछ नहीं हो सकता सिवाय शर्मिंदगी और खुजालत के, और यही उनका नसीब है। बिल्कुल सही है। बलोच साहब ये बताइएगा कि इस ईरान, अमेरिका, इजराइल इस तनाज़े के अंदर जो भारत इररेलेवेंट हुआ और एक भोंडी सी कोशिश की उसने इस मामले में रेलेवेंट होने की, आप समझते हैं कि आने वाले दिनों में भी कहीं पे कुछ आस है जिसके अंदर भारत रेलेवेंट हो जाए? देखें उसामा, ये तो मोदी हुकूमत जो है अब अपना मुंह छुपा रही है, अपनी अवाम के सामने जो है अपने आप को जो है वो कोई जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है कि पहले कहानियां और थी कि जो प्रोपेगेंडा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और ये सारी चीजें जो है वो करके दुनिया को पोर्ट्रे किया जाता था कि पाकिस्तान जो है पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडा होता था। लेकिन ये सारी कहानियां जो है 10 मई 2025 को दफन हो गई। पाकिस्तान ने ये सारी कहानियां दफन कर दी और अब दुनिया जो है वो पाकिस्तान की बात सुनता है। अब दुनिया पाकिस्तान की बात करती है, उसे तस्लीम करती है, उसकी बात को मानती है, और यही वजह है उसामा, ये मार्का हक है कि उसके बाद जो है अब सूरत ये है कि पाकिस्तान जो है वो एक सुपर पावर और ईरान के दरमियान जो है वो सालसी का किरदार अदा कर रहा है, और इंडिया जो है वो कहीं दूर बैठ के जो है वो दूर से देख रहा है कि ये हो क्या रहा है, उसके साथ क्या हो रहा है और पाकिस्तान क्या करता जा रहा है। तो ये सवाल उठाया जा रहा है इंडिया के अंदर से, उनके पार्लियामेंटेरियंस की बात सुन रहे हैं, उनके साबिक आर्मी चीफ जो है वो उनकी बात सुन रहे हैं, उनके जो डिफेंस एनालिस्ट हैं उनकी बात सुन रहे हैं, जो उनका मीडिया है वो बोल रहा है कि अमेरिका कहाँ पे अपना जो है इंडिया कहाँ पे खड़ा है, पाकिस्तान तो सालस बन गया, पाकिस्तान तो सालसी कर। तो अब उस शर्मिंदगी को धोने के लिए, अब उस अजीमत से जो है वो बचने के लिए, ये कभी ब्रिक्स पे जो है वो कोई कोशिश करता है, कभी जो है वो इसराइल के साथ मिलके मीडिया प्रोपेगेंडा जो है वो किया जाता है, कभी
पाकिस्तान को ब्लाइंड करने की कोशिश की जाती है, कभी अपने बगल बचा अफगानिस्तान के साथ जो है मिलके अपनी प्रॉक्सी के थ्रू जो है वो पाकिस्तान को अदम से काम करने की कोशिश की जाती है। तो सारी कोशिशें करके देख ले, बैटलफील्ड में उसे शिकस्त होगी। अब वो कहीं से अफगानिस्तान की तरफ से आता है, कहीं कभी 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 ब्रिक्स से आने की कोशिश करता है, कभी मीडिया की तरफ से आने की कोशिश करता है। तो ये सारी कोशिशें उसकी नाकाम हो रही हैं। ना अमेरिका मानता है इस सारी सूरत हाल को, जो इंडिया जो है वो बकवास किया जा रहा है। ना दुनिया मानती है, ना यूरोप मानता है, ना दुनिया के बाकी मुल्क जो है उसकी उसकी बात को तस्लीम करते हैं। जो रियलिटी है उसमा वो दुनिया को नजर आ रही है। जो पाकिस्तान ने करके दिखा दिया है वो अब उसे मिटाया नहीं जा सकता। जो तारीख रकम भोगी है वो अब लिखी गई है, वो तारीख के और आग पे जो है वो सख्त हो गई है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। अब चाहे जो है वो इंडिया जो है वो 2 दफा भी जन्म लेके आ जाए तो उससे ये मार्का हक जो है इसको मिटाया नहीं जा सकता, और ना ही इसको जो है झुटलाया जा सकता है। क्योंकि अब इंडिया का जो चेहरा था वो खुल के सामने आ गया कि पहले तो इंडिया बड़ा पोर्ट्रे हो रहा था ये कि बहुत बड़ी इकानमी है, बहुत बड़ा मुल्क है, बहुत बड़ी ताकत है खित्ते की, और खुदा न खास्ता जो है वो पाकिस्तान को तो 1 घंटे में जो है वो इतना नुकसान पहुंचा देगा कि वो इसका अमल नहीं रहेगा। तो कहाँ गई वो इकानमी, कहाँ गया वो इतना बड़ा मुल्क, कहाँ गई वो डिफेंस इतने बड़े, और कहाँ गए राफेल जो 2019 में आपको याद है कि मोदी ने कहा था कि जब अभिनंदन का तैयारा गिराया गया था तो उस वक्त उसने कहा था कि जी अगर हमारे पास राफेल होते तो सूरत बड़ी डिफरेंट होती। तो भाई राफेल भी तुम लेके आ गए हो, बाकी चीजें भी तुम लेके आ गए हो, तुमने सारी चीजें आजमा ली हैं। तो अब कमी किस बात की है तुम्हारे पास? तुम दोबारा आना चाहते हो, दोबारा आ जाओ। हमारी फोर्सेस तो आपने देखा कि इस मार्के हक के जश्न में आपने जो है वो हमारी तैयारी देखी, और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने तो खुद देखा जो पाकिस्तान तैयारी कर रहा है। उनको छोटी सी झलक उन्होंने दिखाई थी, और उन्होंने कहा था कि 14 अगस्त को दोबारा हम जो है एक झलक दिखाएंगे पाकिस्तानी अवाम को, दुनिया को, कि पाकिस्तान जो है मल्टी डोमेन वॉरफेयर में कितना आगे जा चुका है और उसकी कितनी तैयारी है। बिल्कुल सही है। ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि ईरानी मीडिया के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो ईरानी और अमरीकी फरीकैन को मुज़ाकराती अमल में थोड़ा लचकदार होने पर कायल करने की कोशिश करेगा। मोहसिन नकवी साहब के ईरान के दौरे को किस तनाजुर में देखते हैं, क्या तवक्कुआत की जा रही हैं? देखिए जी, ईरान ने बार बार पाकिस्तान पे एतमाद का इजहार किया है, और कुछ लोग जो इस किस्म की बातें करते हैं कि जी ईरान को उसकी उम्मीदें पूरी नहीं हुई पाकिस्तान की बातों से, पाकिस्तान की कोशिशों से, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ईरान के जो हुकूमत है उनकी तरफ से वाज़ेह पैगाम है कि पाकिस्तान की कोशिशों की बड़ी कदर है, और पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं वो जारी हैं, और ये कहना कि सफारतकारी पाकिस्तान की नाकाम हुई है, ये गलत बात है। ऐसी कोई सूरत नज़र नहीं आती। हाँ ठीक है, इसके अंदर ये कोई इतना आसान काम नहीं है, लेकिन जो अमन कायम हुआ पाकिस्तान की सफारती कोशिशों की वजह से वो अभी तक कायम है, और अभी तक पैगामात जो हैं वो ईरान से अमेरिका और अमेरिका से ईरान पाकिस्तान की वसातत से जा रहे हैं, और इससे पूरी दुनिया को उम्मीद है कि इससे कोई मुस्बत नतीजा निकल आएगा, और वो कब निकलता है ये वक्त बताएगा। बाकी जो भारत की बात हो रही थी, तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मार्का हक के दौरान पूरी पाकिस्तानी कौम बुनियानुम मरसूस बनी हुई थी और अपनी अफवाज के साथ खड़ी थी, बिल्कुल शाने से शाना मिलाकर। कोई पाकिस्तान के अंदर पैनिक नहीं हुआ, कोई पाकिस्तान के अंदर लोगों में घबराहट नहीं आई, कोई बदनज़मी नहीं हुई, और जो बुनियानुम मरसूस ऑपरेशन था उसके दौरान पाकिस्तान अपने जोर बाजू पे मार्का हक जीत गया। तो ये पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान ने तमाम पाबंदियां जो उसके ऊपर लगीं, जो सैंक्शंस लगीं, उसके बावजूद अपनी कुव्वत में ऐसा इजाफा किया, अपनी निजी सलाहियतों को इस्तेमाल करके JF-17 थंडर बना डाला, और चाइना के साथ ताउन करके हमने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अंदर अल-खालिद टैंक बना डाला, और इसके अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे हथियार हैं जिनका बिल्कुल ऐलान करना ज़रूरी नहीं है। भारत जब आइंदा कोशिश करेगा तो उसको पता लग जाएगा, और भारत अगर ऐसी कोशिश करेगा तो वो अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारेगा। ये मैं साफ बता रहा हूँ
क्योंकि उसको अंदाज़ा नहीं है कि उसके साथ क्या होगा, और जो होगा उसके नतीजे में भारत के अंदर 20 से ज़्यादा तहरीकें हैं जो मुसल्लह तहरीकें हैं, और भारत से उसकी वजह से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं। उनमें 7 सिस्टर्स है, उनमें पंजाब है, मशरकी पंजाब है जो सिख उसके साथ नहीं रहना चाहते, और भारत का ये जो फ़लसफ़ा है उनकी मौजूदा हुकूमत का, जो एक दहशतगर्द जमात की नुमाइंदा हुकूमत है RSS की, बीजेपी उनका पॉलिटिकल विंग है, और ये चाहते हैं कि तमाम भारत की अक़लियतें हिंदुओं की ग़ुलाम बन के रहें। उसमें सिख भी हैं, उसमें ईसाई भी हैं, उसमें बुद्ध भी हैं, उसमें मिज़ो भी हैं, नागालैंड के लोग भी हैं, और मुसलमान भी उनसे तंग हैं। अभी जो उनके बंगाल के इलेक्शंस हुए और इलेक्शन जीतने वालों ने बाद में जो फसादात करवाए, जो मुसलमानों की इमलाक में हमले हुए, जो उनका जानी नुकसान हुआ, ये भारत में मामूल बन चुका है। बिल्कुल सही। तो भारत ने अगर पाकिस्तान के साथ दोबारा पंजा आजमाई की कोशिश की तो फिर उसका नतीजा भारत के टुकड़े होने में होगा, और जो रविश्ता बर दीवार है, अगर यही पॉलिसीज उनकी सियासत में जारी रहीं तो भारत के टुकड़े हो के रहेंगे। इसलिए इस इलाके में अमन के लिए ज़रूरी है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई समझौता हो जाए, मशरिक़ वस्ता में अमन कायम हो, ताकि दुनिया की मईशत को राइट सर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक वो सर नॉर्मल हो। जी। और दूसरी बात यह है कि भारत को अपनी कार्रवाइयों से बाज आना चाहिए। जो अभी वो अफगानिस्तान से मिलकर पाकिस्तान में जो नई दहशतगर्दी की लहर आई है, इसके पीछे भारत है। बिल्कुल ये ठीक है सबको सर। पता मैं है। सर आगे बढ़ता हूँ सर, मुझे शॉर्टली ये पूछना है, शहजाद फरूकी साहब के जरदारी साहब के मुस्ताफ़ी होने की बात की जा रही है और फील्ड मार्शल के सदर बनने की बात की जा रही है, हकीकत भी है इसमें या सिर्फ अफवाहें हैं? देखिए, मैं अगर मंतक की रूह से इस पे बात करूं, जो कॉमन सेंस कहती है कि सदर बन के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो हैं, अल्लाह ताला ने उनको जो इज़्ज़त दे रखी है और जिस तरह की कामयाबियां वो समेट रहे हैं, उसमें कोई ख़ास इजाफा नहीं होगा। हाँ, सिस्टम चलाने के हवाले से हो सकता है उनको कोई आसानी हो, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई वाइज डिसीजन होगा अगर वो सदारत का ओहदा संभालते हैं। मुझे इसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आती, लेकिन एक अहम नुक्ता है, वो 28वीं आइनी तरमीम का है, और 28वें आइनी तरमीम का जो भी मुस्तकबिल होगा, मैं उसके साथ जोड़ कर देखता हूँ इस सारे मामले को। बिल्कुल ठीक है। इस पर थोड़ा सा मैं बलोच साहब आपसे भी जानना चाहूँगा, खबर क्या है? अफवाहें भाई, र्यूमर्स हैं, और ये मुख्तलिफ लोग जो है, आप सोशल मीडिया में उठा के देखें तो मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ फेक अकाउंट्स से जो है ये एक अफवाह पैदा करने की कोशिश की जाती है, और उसमें जो है वो चीज़ों को फैला के, र्यूमर्स फैला के जो है वो अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश की जाती है। तो ये सारा ये एक पूरा गेम प्लान होता है। आप इसे जो है वो लोकली गेम प्लान नहीं होता। अच्छा, इस पे वैसे कंवर दिलशाद साहब तो कहते हैं कि इस पे गुंजाइश निकाली जा सकती है आईनी तौर पे। सर, निकाली जा सकती होगी, जो है वो आइन में जो है वो गुंजाइश तो निकल आती है, लेकिन जरूरत नहीं है। जैसे फारूकी ने कहा ना कि उन्हें क्या जरूरत है, उन्हें जो वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं, फील्ड मार्शल हैं, ठीक है, उन्हें उनकी पूरी दुनिया में पजीराई हो रही है, उनकी बहादुरी के चर्चे जो है वो अमेरिका समेत पूरी दुनिया में हो रहे हैं। तो उन्हें क्या जरूरत है कि एक जो है वो ओहदा लेके बैठ जाए। बिल्कुल सही है सर, मुझे क्लोजिंग पे जाना है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया आपको जावेद बलोच साहब, आपका शुक्रिया, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।